Hello everyone, I welcome you on this YouTube channel Physics Classes Learn Physics with Ease. In this particular lecture, you will learn about a relation between electric field and electrostatic potential. That is E और V के बीच में हमें एक रिलेशन यहाँ पर डिराइव करना है कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज लेके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं और कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यूज लेके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं. ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस की कौन सी सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे एंड व्हाट आर देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ओके, एंड देन इन लास्ट वी विल डू अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है. तो उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ में हम इस लेक्चर को फिनिश करेंगे एंड करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर आई वुड लाइक टू रिवाइज द प्रीवियस लेक्चर कंटेंट्स जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की फॉर्मूला को डिराइव किया था तीन स्पेशल केसेस के लिए फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. द फर्स्ट केस वाज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, सेकंड वन वाज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट एंड थर्ड वन एट द जनरल पॉइंट. हमें जो इनके एक्सप्रेशंस मिले थे हमने सिंपल एल्जेब्रिक सम पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस को लेके उसका एल्जेब्रिक सम किया था और जो एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू थी दैट इज V इक्वल्स टू Q by R, Kp by R square. Okay, where P is 2AQ. सिमिलरली जब हम इक्वेटोरियल पॉइंट पर जा रहे हैं तब वहां पर जो पोटेंशियल है वो हमेशा जीरो होता है. एज वी नो हमने इसको डिराइव भी किया. और फिर एक जनरल केस जहां एक जनरल पॉइंट हमने r कॉमा थीटा लिया, उस r कॉमा थीटा पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू थी दैट इज Kp cos थीटा अपॉन R स्क्वायर. ओके, सो वेयर K इज अगेन 2AQ जिसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट कहते हैं. K क्या था? कूलम्स कांस्टेंट जो हमने फर्स्ट चैप्टर से स्टडी किया था और दैट इज हैविंग वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर द फ्री स्पेस और एयर. और उसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ओके, और फिर हमने इसी Kp cos थीटा अपॉन R स्क्वायर को हमने वेक्टर फॉर्म में जिसमें हमने डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में भी उसको मेंशन किया एंड दैट इज Kp वेक्टर डॉट R कैप अपॉन R स्क्वायर. और इसी को हम Kp वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन R क्यूब से भी लिख सकते हैं. तो जो जनरल फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं वो हमें याद रहने चाहिए. ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपको यहाँ पर स्लाइड्स में विजिबल है. तो इस पर्टिकुलर रिलेशन को हम जब डिराइव करेंगे तो हम एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं कि सपोज लेट दिस इज द सिचुएशन जहां हमने ओरिजिन पर एक चार्ज प्लस Q प्लेस्ड किया और उसके कारण उसके सराउंडिंग में क्या है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो हमने दो पॉइंट्स यहाँ कंसीडर किए A एंड B. इस रिलेशन को जब हम डिराइव करते हैं तो हम वर्क डन का एक्सप्रेशन दो डिफरेंट वे में कैलकुलेट करते हैं. एक वर्क डन तो हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल कि वर्क डन अपॉन चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस. A और B पॉइंट्स के बीच की अगर हम बात करें तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज. और जो चार्ज हमें लेना है वो क्या लेना है? टेस्ट चार्ज लेना है. सेकेंड वर्क डन जो हम कैलकुलेट करेंगे वो होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट. ओके, यहाँ इस डेरिवेशन में हम पहले फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के वर्क डॉट प्रोडक्ट से वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके बाद में हम पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज से वर्क डन कैलकुलेट करके उनको जस्ट इक्वेट करना है और उस इक्वेट करने से हमें वो रिलेशन जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा. क्लियर? तो अगर हम इसमें देखें, देखो इस डायग्राम के अंदर आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो हियर वी आर टेकिंग अ पर्टिकुलर चार्ज. दिस चार्ज Q हमने यहाँ पर ओरिजिन O पर लिया है. तो कंसिडरिंग अ चार्ज प्लस Q लोकेटेड एट द ओरिजिन O. Okay, as shown in the figure, there are 2 points. This is A point and this is B point. जहां हमने डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एक यहाँ भी हम क्या करेंगे, A पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज एज्यूम करेंगे विच इज Q0. हम यूजुअली क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को कंसिडर करते हैं जो एक इमेजिनरी चार्ज होता है. इसकी पूरी डिटेल हमने फर्स्ट चैप्टर से स्टडी की थी. तो A पॉइंट पर हमने एक टेस्ट चार्ज अगर एज्यूम किया Q0 तो उसको हमें dr डिस्प्लेसमेंट प्लेस करना है. अब यहाँ इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है A से B पॉइंट तक वो E वेक्टर से हम डिनोट कर रहे हैं जो यहाँ इस पर्टिकुलर
डायग्राम में मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्चुअल में ये जो dr डिस्प्लेसमेंट है ना ये बहुत ही स्मॉल है, और जब स्मॉल है तो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऑलमोस्ट दोनों पॉइंट्स पर सेम ले सकते हैं। सो इन दिस सिचुएशन व्हाट विल हैपन, पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। द पोटेंशियल एट पॉइंट A is V only and the potential at point B is V plus dV। अब ये V और V प्लस dV क्यों लिया, B पॉइंट पर हमने प्लस dV क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल 1/r के साथ वेरी होता है, यानी डिस्टेंस जहां पर ज्यादा होगी वहां पोटेंशियल कम होगा। तो देखो प्लस क्यू चार्ज जो O ओरिजिन पर है, A पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक ज्यादा है कंपेरेटिव टू द डिस्टेंस बिटवीन O एंड B पॉइंट। तो इन दिस सिचुएशन A पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा वो कम होगा और B पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा, इसीलिए हमने B पॉइंट पर V प्लस dV लिया है। क्लियर। अब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, A से B तक हमें डिस्प्लेस करना है Q नॉट चार्ज को। तो उसके लिए देखो A पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा, A पॉइंट पर अगर हम फोर्स की बात करें तो वो किस डायरेक्शन में होगा, फोर्स दैट विल बी इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम फोर्स की डायरेक्शन लिख रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में तो वो इसी डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, देखो A टू B डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है इस तरफ। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, इट इज 180 डिग्री, है ना। इन दोनों F और dr के बीच में एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हमें क्या करना है, जब हम वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे तो उस कंडीशन में इन दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल जो लेंगे दैट विल बी 180। तो एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं कि कंसिडरिंग अ चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड at origin O as shown। First we find the work done in moving a test charge Q naught for displacement dr। अब देखो dr को मैंने बोल्ड किया है, और बोल्ड टाइप जो लेटर्स होते हैं वो एक वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो dr यहाँ पर यूज लिया है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ऊपर तो हमने एरो साइन लगाया है, यहाँ पर हमने बोल्ड टाइप dr किया है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम पॉइंट A टू B हैविंग पोटेंशियल V एंड V प्लस dV रेस्पेक्टिवली। तो आपको डायग्राम में ये दिख रहा है एज शोन। सिंस dr इज वेरी स्मॉल, तो यहाँ हमने वो बात की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरह से सेम रहेगा और क्यों रहेगा। सिंस dr इज वेरी स्मॉल सो वी कैन एज्यूम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज नियरली सेम एट बोथ पॉइंट्स A एंड B। क्लियर। तो ये डायग्राम का ही एक एक्सप्लेनेशन है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। क्लियर। नेक्स्ट अगर स्लाइड पे चले तो देखो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। सो द वर्क डन क्या होगा यहाँ पर, द वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B इज कितना होगा, ये W इक्वल्स टू F डॉट dr। अगेन यहाँ नोट करना F और dr मैंने बोल्ड टाइप कैरेक्टर लेटर्स यूज लिए हैं और ये वेक्टर्स को शो कर रहे हैं। क्लियर। तो these are the vector F dot dr and it will be what, F dr cos 180, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है 180 का है, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो देखो नेक्स्ट इक्वल करके हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज लिया है, और साथ ही साथ में यहाँ पर F की वैल्यू को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिखें तो अगर कोई भी चार्ज Q नॉट अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर लगने वाले फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, इट इज QE। क्लियर, सिंपल है, फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला है फोर्स अपॉन चार्ज, तो वहां से फोर्स क्या आ जाएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो दिस इज F को हमने लिख दिया Q नॉट इंटू E और dr। ओके। अब यहाँ E और dr जो है वो वेक्टर्स नहीं होंगे क्योंकि हमने उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया है, और इससे पहले वाले ये और F और dr cos थीटा के साथ जब आपने लिख दिया तब भी ये वेक्टर्स नहीं है, ये कंपोनेंट है। F मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F है, dr यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर dr है। क्लियर। ऑल्सो नाउ दिस इक्वेशन इज सपोज इक्वेशन नंबर 1, है ना। ये जो इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं। अब एक और वर्क डन हम फाइंड करते हैं। नाउ आल्सो द वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B, तो ये वर्क डन होगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो W क्या है यहाँ पर, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वर्क डन को अगर हम लिखें तो चार्ज इनटू, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की बेसिक डेफिनेशन क्या थी, इट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ से वो पोटेंशियल वर्क डन क्या आ जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल है। तो W क्या हो गया, Q नॉट, तो चार्ज की वैल्यू हो गई जिसको हम मूव कर रहे हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस देखो इन दोनों पॉइंट्स A और B के बीच का कितना होगा, VB माइनस VA।
क्लियर, VB B पॉइंट पर, VA A पॉइंट पर, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब इनकी जब वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू देखो कैसे हमने ली थी, VB कितना है, V प्लस DV है ना, VB कितना है यहाँ पर, V प्लस DV, और VA कितना है, V। जब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे देन यू विल फाइंड द रिलेशन या फाइंड द डिफरेंस इक्वल्स टू dV। तो आपको जो ये डिफरेंस मिलेगा ये कितना मिलेगा, dV मिलेगा। तो V प्लस DV माइनस V विल बी dV, V से V कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास दोनों इक्वेशन मिली, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। जो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो देखो क्या इक्वेशन बनेगी अपने पास, माइनस Q0 इक्वल्स टू Q0 dV। अब ये Q0 यहाँ पर क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों Q0 कैंसिल आउट हो गए। तो E की वैल्यू dr को भी उधर शिफ्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर में, तो E की जो वैल्यू अपने पास आती है फाइनल, वो E की वैल्यू ये है माइनस dV बाय dr। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और है, एक तो यूनिट थी हमने जो वहां पर डिस्कस की थी न्यूटन पर कूलम, और एक यूनिट जो इस फॉर्मूले से आती है पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में, दैट इज वोल्ट पर मीटर। तो ये आपको यूनिट इसकी ध्यान रखनी है और ये मोर कॉमन है कंपैरेटिव टू न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम के साथ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वोल्ट, क्योंकि देखो डीवी की यूनिट क्या होगी, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्ट में इसको डिस्कस करते हैं। और डीआर क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो वोल्ट पर मीटर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा यूनिट है ये इसकी। क्लियर। एक और चीज यहाँ पर, ये जो टर्म यहाँ पर है dV बाय dr, ठीक है, माइनस dV बाय dr, तो मैं याद हो तो हमने 11th क्लास में फ्लूइड वाले चैप्टर में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिस्कस किया था, और उसके लिए हमने जो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला लिखा था दैट इज माइनस ईटा a dV बाय dx, वहां v वेलोसिटी था, और dV बाय dx को हमने क्या कहा था, इट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम डिस्टेंस के साथ वेरिएशन ऑब्जर्व करते हैं, या ऐसे कह दो कि डिस्टेंस के साथ उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो उस फिजिकल क्वांटिटी का वो ग्रेडियंट कहलाता है। क्लियर, ये हमने वहां भी डिस्कस किया था। तो यहाँ भी देखो जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, तो ये सारी क्या होगी, ऐसे यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। dV बाय dr इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसको हम नेगेटिव वैल्यू जो होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट की, वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होती है। तो उसी को हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक नई डेफिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, या नेगेटिव वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर। तो इसकी देखो डेफिनेशन क्या है अपने लास्ट में, हैंस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। तो जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पर, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होती है। क्लियर। नेगेटिव साइन शोज, अब ये नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या शो करता है कि इस नेगेटिव साइन का क्या यूज है, तो ये साइन ये शो करता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा। क्लियर, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा, या ऐसे कह सकते हो कि v जिधर बढ़ेगा, अगर dr को आप बढ़ाओगे डिस्टेंस को, तो v की वैल्यू कम हो रही होगी। क्लियर। और वो हम इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। देखो इस डायग्राम में हमने क्या बताया था कि E इस डायरेक्शन में, ये E की डायरेक्शन इधर है, और इस डायरेक्शन में देखो V की वैल्यू जो है वो कम हो रही, V की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, V प्लस dV से ये V हो गया। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता है। क्लियर। सो दिस पॉइंट इज नोटेबल कि हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये रिलेशन आ गया। दूसरा, नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे कि पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में डिक्रीज होता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है। क्लियर। तो दिस इज द रिलेशन जहां हम क्या कर सकते हैं, V अगर आपको इन टर्म्स ऑफ R गिवन है तो आप उसको E को कैलकुलेट कर सकते हो।
केवल जस्ट उस r के रेस्पेक्ट में v को डिफरेंशिएट करके। एक तरह का dv/dr जो है ये डिफरेंशियल फंक्शन है, जो हमने 11th क्लास में भी समझे थे कि कैसे हम एक डिस्टेंस अगर आपको गिवन है टाइम के टर्म में तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है तो उससे हम एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो जस्ट उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अगर सपोज करो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या रिलेशन यूज लें, तो देखो उसके लिए एक और रिलेशन है यहाँ पर, कंप्यूटिंग दिस नेक्स्ट वन इज द कंप्यूटिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कंप्यूट करना है यानी कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो स्टेप्स हैं हम क्या कहेंगे, वही रिलेशन यूज लेंगे जैसे हमने पीछे अभी डिराइव किया था। तो E इज इक्वल्स टू माइनस dv/dr, ये हमारे पास में एक रिलेशन है। अब v देखो, v पर वेक्टर साइन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर। तो dv को हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं, देखो E.dr की टर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। अब नेगेटिव साइन यहाँ पर हम यूज ले रहे हैं, तो E.dr, ये dr अगर उधर चला जाए तो इसको E.dr की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर। इन दिस सिचुएशन ऑल्सो अब हम क्या करते हैं, इसमें dv से v फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अगर आपके पास स्मॉल अमाउंट में कोई चीज है और उसको आप लार्ज अमाउंट के लिए कैलकुलेट करना चाहते हो, एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर आप उस वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हो, देन वी डू इंटीग्रेशन। सो इन दिस पर्टिकुलर थिंग वी विल इंटीग्रेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, सपोज पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है उनके कोऑर्डिनेट्स जो है यानी पोजीशन वेक्टर्स जिसको मैं कह सकता हूं, वो है r1 और r2। तो ये r1 और r2 एक्चुअल में क्या है, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं किसके, पॉइंट ए और पॉइंट बी के, जहां का पोटेंशियल हम मान रहे हैं कि v1 और v2 है। क्लियर। अब हम वो v और v प्लस dv नहीं लेके कोई दो जनरल पॉइंट ले लेते हैं, जरूरी नहीं है कि उनका गैप जो है वो वेरी स्मॉल हो। कोई भी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में दो हमने पॉइंट्स कंसिडर किए a और b, और वहां पे जो पोटेंशियल्स की वैल्यू है वो v1 v2 और उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स जो है वो है r1 r2। तो इन्हीं लिमिट्स के साथ हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो देखो हमारे पास में लिमिट क्या आ गई, dv की तो लिमिट आ जाएगी v1 से v2 और dr की जो लिमिट आएगी वो r1 से r2। क्लियर। तो इस सिचुएशन में हम इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड को देखो कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल dv इज जस्ट v और लिमिट लगाएंगे जब v1 से v2 तो वो v2 माइनस v1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम चले तो लुक हियर, दिस इज v2 माइनस v1। इंटीग्रेशन ऑफ dv को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dv विल बी इक्वल्स टू v। और अगर हम इसकी लिमिट लगा दें तो वो लिमिट v2 और v1 अगर लगेगी तो v2 माइनस v1 आ जाएगा। क्लियर। और उसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जो है वो उसकी वो एज इट इज है, द राइट हैंड साइड इज एज इट इज, देयर इज नो चेंज इन दिस राइट हैंड साइड। क्लियर। सिमिलरली अगर हम पोटेंशियल, ये तो क्या हो गई, ये इक्वेशन किसके लिए हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हो गई अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है तो। लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर एक सिंगल पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर चार्ज को गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है विदाउट एनी एक्सीलरेशन, दैट वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, जो हमने जिस पॉइंट तक हम उस चार्ज को लेके आए थे। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो v1 v2 जो है वो पोटेंशियल्स हैं r1 r2 पर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, जो हमने पीछे बात की कि जब हम लिमिट ले रहे हैं तो वो क्यों ले रहे हैं, तो ये पोजीशन वेक्टर्स है r1 r2। नाउ अगर हम r1 को देखो इन्फिनिटी पे ले रहे हैं, यानी जहां से चार्ज को ला रहे हैं वो इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 होता है। क्लियर। इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेग्लिजिबल होगा और पोटेंशियल भी नेग्लिजिबल होगा, जिसको 0 ले सकते हैं। तो v1 की वैल्यू देखो यहाँ 0 आ गई। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि r1 अगर इन्फिनिटी पर है तो v1 इन्फिनिटी के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और v1 अगर 0 है तो सिचुएशन में r2 की वैल्यू को हम r ले सकते हैं, क्योंकि दो है ही नहीं, r1 r2, तो एक सिंगल r2 ही है तो उसको हम r लेके यूज लेते हैं। तो इन दिस सिचुएशन अगर हम ये वैल्यूज ऊपर वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करें तो देखो r1 की जगह तो आ गया इन्फिनिटी
और R2 की जगह R हमने यूजली लिमिट, और V1 हो गया यहाँ पर 0, ठीक है, V1 की वैल्यू 0 हो गई, और V2 को भी हमने यहाँ क्या लिख दिया, V की टर्म में लिख दिया। तो पोटेंशियल, अब V किसका फंक्शन है, देखो R का फंक्शन है, V इज द फंक्शन ऑफ R। जब ये ब्रैकेट में लिखा जाता है ना, V इज फंक्शन ऑफ R कहलाता है, ये V इंटू R नहीं। 11th में भी समझाया था, सिखाया था मैंने इस चीज को। तो इन दिस सिचुएशन V इज द फंक्शन ऑफ R एंड दैट इज यूज लेंगे, वो फॉर्मूला क्या होगा, वी आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर। ये फॉर्मूला कब यूज आएगा, जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, आर डी आर गिवन है, और उससे हमें पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। क्लियर? सो हेंस बाय knowing electric field at any point we can calculate the electric potential at that point using this relation। तो आपको ये रिलेशन जो है यहाँ पर ये ध्यान रखना है। क्लियर? सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये रिलेशन जो पीछे, एक तो हमने ये रिलेशन यूज लिया था, एक ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। रिमेंबर दिस फॉर्मूला। एंड सेकेंड फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर लिखा, how to find the electric potential using the electric field. So this is the formula for this particular task. So now this numerical we will discuss in last of this particular lecture. So now the next topic of this lecture is equipotential surfaces and their properties. So equipotential, as its name indicated, a surface having equal value of the potential, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ऐसी सरफेस, अब वो सरफेस हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर बॉडी की खुद की सरफेस हो, या कोई बॉडी के बाहर आउटसाइड कोई इमेजिनरी सरफेस हो सकती है। क्लियर? इन स्पेस में या उसके चार्ज बॉडी के सराउंडिंग रीजन में हम उस पर्टिकुलर स्पेस को ले सकते हैं। तो मैं आगे चल के कुछ एग्जांपल्स दूंगा कि कौन कौन सी सरफेसेस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं। ये इमेजिनरी सरफेस भी हो सकती है। ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम और ऑप्टिक्स में भी हम एक बार डील करेंगे, चैप्टर 10 में जो वेव ऑप्टिक्स है, वहां हम वेव फ्रंट की बात करेंगे। तो वेव फ्रंट जो है वो भी हमारे लिए एक तरह से इमेजिनरी सरफेसेस होती हैं जो किसी लाइट सोर्स के सराउंडिंग होती है। तो उसका कॉन्सेप्ट और इस पर्टिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस के कॉन्सेप्ट की जो इमेजिनरी सरफेस की बात करें, वो सरफेसेस के लिए इक्वल है। सो यहां अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो अ सरफेस हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट इट्स ऑल पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? तो अगर हम देखो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी, अ सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट, हर पॉइंट उसका क्या रखेगा, सेम पोटेंशियल रखेगा, देन दिस विल बी कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इट कैन बी द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टर्स जो होते हैं उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्मली। कंडक्टिंग बॉडीज की जब हम बात करते हैं तो उस सिचुएशन में कंडक्टर्स की बॉडी की सरफेस जो है उस सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है, और इसीलिए हर पॉइंट पर, इसीलिए उस पर्टिकुलर बॉडी को हम इक्विपोटेंशियल, उस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं। क्लियर? सो इन दिस सिचुएशन द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी और एन इमेजिनरी सरफेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, okay, in the surrounding the particular charge body, it can be an imaginary surface which is in the electric field. Clear? One more way in which we can define this equipotential surface as a surface formed by taking locus of all those points which are at same potential. अब लोकस का मतलब उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो सरफेस बनती है, ज्वाइन करना एक तरह से लोकस लेने के इक्वल है। तो एक ऐसी सरफेस जो हम सारे पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स का लोकस लेते हैं जो सेम पोटेंशियल पर हो, तो उस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं। ओके, इसका नाम इसको डिफाइन करता है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो इन दिस सिचुएशन अगर हम सपोज मैं एक एग्जांपल इसका देना चाहूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो, तो इसमें हम बता सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज अगर आपके पास में है तो हर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ जो ये स्फीयर्स बन रहे हैं, दे आर स्फीयर्स एक्चुअली, ठीक है, तो यहाँ जो ये स्फीयर्स बन रहे हैं, दीज स्फीयर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर दिस पॉजिटिव चार्ज।
क्लियर? क्योंकि देखो जब चार्ज अगर सेंटर पे एक पॉइंट पे रखा हो तो r डिस्टेंस के लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, KQ/R। ये पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला लिखा था। तो Q सेम है, R सेम हो तो R ऐसे पॉइंट्स का अगर लोकस लें जिसके लिए R की वैल्यू सेम है तो वो एक स्फीयर होगा ना, ठीक है? तो उस स्फेरिकल सरफेस को ही हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। अब ऐसे खूब सारे स्फीयर्स बनेंगे यहाँ, इसके सराउंडिंग इनफाइनाइट स्फीयर्स होंगे जिनको हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कह सकते हैं। लेकिन हर स्फीयर, एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर पे जाओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर स्फीयर की जब हम बात करेंगे, उस सरफेस की जब बात करेंगे तो वो वहां पर पोटेंशियल सेम होगा। क्लियर? तो ये एक एग्जांपल था कि कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की हम बात करते हैं। तो अलग अलग चार्ज के सिस्टम के लिए पोटेंशियल को हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले हम यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है कि अब देखो, ये अगर मान लो मैंने कहा कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल अगर हर पॉइंट पर सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है तो वर्क डन अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में करना है तो वो जीरो रहेगा, क्योंकि वर्क डन होता क्या है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है तो वर्क डन जीरो आएगा। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। कि किसी टेस्ट चार्ज को अगर मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर मूव करना हो तो मुझे कोई वर्क डन हमें नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही वहां पर जीरो होता है। क्लियर? तो इन फिगर, ये डायग्राम हमने जैसे यहाँ शो किया हुआ है, तो इन फिगर सिंस पोटेंशियल एट पॉइंट A and B is same, okay, A and B are same, so potential difference between these two points will be zero। अगर पोटेंशियल्स की वैल्यू सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। क्लियर? तो Q0 हमने यहाँ पर ये टेस्ट चार्ज लिया है जिसको हम मूव कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें ध्यान रखनी है। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी आती है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो पोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। व्हाई दे डू नॉट इंटरसेक्ट? इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट या कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट की हेल्प से इसको प्रूफ करते हैं। तो क्या कहते हैं, सपोज करो कि यहाँ पर दो हमारे पास में इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक ये ब्लू वाली जो प्लेन है, सपोज इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकता हूँ, और सेकंड ये ग्रीन वाली। ठीक है, ये फर्स्ट जो है वो ब्लू वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सेकंड जो है वो ग्रीन वाली। अब ये दोनों अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो एक बात, हर एक पर्टिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पर्टिकुलर पोटेंशियल होता है। तो ये जो फर्स्ट नंबर मैंने सरफेस कही इस पर पोटेंशियल मान लो V1 है, और सेकंड नंबर सरफेस कही इस पर पोटेंशियल V2 है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, जो रेड लाइन से हम शो कर रहे हैं, इस इंटरसेक्शन के ऊपर पोटेंशियल V1 और V2 दोनों वैल्यूज नहीं रख सकता। या तो हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक ही पोटेंशियल की वैल्यू होती है, तो एक ही वैल्यू होगी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना कि इन दोनों सरफेसेस का इंटरसेक्शन हो सकता है। अगर इंटरसेक्शन होता तो इस पर्टिकुलर रेड वाली लाइन पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे सारे, उनको ज्वाइन करने से बनेगी वहां पोटेंशियल की वैल्यू दो डिफरेंट वैल्यूज लेगा, और दो डिफरेंट वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पोटेंशियल की नहीं ले सकता। ऐसी प्रॉपर्टी तुम्हें अगर याद हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इंटरसेक्शन में कही थी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डिफरेंट वैल्यूज होंगी, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। तो सेम वे में हियर आल्सो वी आर गिविंग द रीजन व्हाई द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर? सो इन दिस सिचुएशन रीजन क्या है, देखो, वी गिव इट्स रीजन बाय कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट that if they intersect then there will be two values of electric potential। तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दो वैल्यूज होंगी, और दैट इज इम्पॉसिबल या विच इज इम्पॉसिबल। तो टू डिफरेंट वैल्यूज पोटेंशियल की होना किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर किसी रीजन के वो पॉसिबल नहीं है। सो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट की हेल्प से हम इस पर्टिकुलर रीजन को दे सकते हैं कि व्हाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट।
Now the third property of equipotential surface, and this property is equipotential surfaces are close in together in the region of strong electric field. अगर सपोज करो कि आपके पास में एक रीजन है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और दूसरा रीजन है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ स्ट्रांग है वहाँ ईपीएस इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस जो होंगी दे विल बी क्लोज टुगेदर, और एक ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है वहां ये सरफेसेस फार अपार्ट होती हैं, इनमें गैप होता है। क्लियर? तो दे आर फर्दर अपार्ट इन द रीजन ऑफ द वीक फील्ड। यही प्रॉपर्टी तुम्हें अगर याद हो फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए हमने की थी कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फार अपार्ट होती है या फर्दर अपार्ट होती है देयर विल बी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेम प्रॉपर्टी वी कैन अप्लाई हियर ऑल्सो फॉर द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। ओके, अब इसके रीजन को हम देखो, अभी हमने जो रिलेशन डिराइव किया था E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr, उस रिलेशन से इसको प्रूव कर सकते हैं, इसका रीजन दे सकते हैं। तो वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट, यानी ये रिलेशन अभी हमने पीछे डिस्कस किया पिछले वाले स्लाइड्स में। तो हेयर dV को अगर हमें लिखना, सॉरी dr को लिखना हो तो इट विल बी dV बाई E with negative sign, and if dv is constant, सपोज करो कि dv constant है तो dr क्या हो गया, E के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? तो सपोज इफ dr किसको हम कह रहे हैं यहाँ पर, जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बीच का गैप है, उस गैप को मैं यहाँ पर dr कह रहा हूं। तो dr अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग है यानी हाई है तो dr क्या होगा, लो होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीक है तो dr की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। तो in this way we can say that using this relation that equipotential surfaces are close together, that means dr की वैल्यू कम होगी for strong electric field, यानी जिसके लिए E की वैल्यू ज्यादा हो, स्ट्रॉन्ग हो। Clear? So thus we increase, as we increase the electric field, the spacing between the surfaces will decrease and vice versa. तो वो spacing को हम यहाँ पर dr से represent कर रहे हैं। तो this is the third property of the electric equipotential surfaces with the reason, कि हम इस reason से इसको explain कर रहे हैं। फिर एक fourth property आती है कि electric field is always normal to the equipotential surface at the particular at every point, कि ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर या नॉर्मल होती है। क्लियर? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे देखो आगे मैं एग्जांपल दूंगा, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए भी, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये जो एरो बता रहा है यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जैसे नीचे लिखा हुआ है दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो ये एरोज हम जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर एरो जो है ना हर पॉइंट के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी यहाँ ये एंगल जो बना रहा है वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो दिस इज द प्रॉपर्टी जो हम यहाँ करने वाले हैं। और अगर इस स्लाइड में भी अगर हम देखें नेक्स्ट वाले इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम बात करेंगे तो ये ईपीएस है, जो ये प्लेन्स है, तो इन प्लेन्स के देखो ये सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो परपेंडिकुलर है। तो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। तो इसका रीजन हम कैसे देते हैं, देखो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मल नहीं, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ईपीएस के नॉर्मल नहीं होता, किसी अदर एंगल पर होता है, इसको भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट से बताया जाता है। तो अगर वो किसी अदर एंगल पर होता, सपोज करो कि ये मेरे पास में एक स्फीयर है और ये इस डायरेक्शन में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं लेके किसी इस डायरेक्शन में लेता हूं। क्लियर? suppose this is a sphere and the electric field line is in this direction. क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्मल नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इस सरफेस के अलोंग इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट हमें मिलेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के अलोंग कोई कंपोनेंट रखता है तो उस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर सरफेस पर चार्ज को मूव करने में हमें वर्क डन करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अलोंग कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट रख रहा है तो उस पे मूव करने में वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन अगर कर रहे हैं तो पोटेंशियल वहां पर सेम नहीं रहेगा, जबकि पोटेंशियल की वैल्यू हर
पर्टिकुलर कंडक्टर की सरफेस पर सेम रहती है, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। तो इस कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट से कि ये अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो उस पर वर्क डन जो है वो नॉन जीरो होगा, इस स्टेटमेंट को, और वो पॉसिबल नहीं है, तो इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम इसके रीजन को दे सकते हैं। तो एक बार इसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। It gives its reason by contradictory statement as if electric field is not normal, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, then it would have a non-zero component along its surface। तो क्या होगा, सरफेस के along एक non-zero component होगा। So work have to be done to move a test charge along its surface। तो हमें उस पर्टिकुलर कंडक्टर की सरफेस के along मूव करने में एक वर्क डन करना पड़ेगा, और लेकिन इस वर्क डन की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। जो हम वर्क डन किसी कंडक्टर की सरफेस पर चार्ज को मूव करने में करते हैं, दैट इज ऑलवेज जीरो। और अगर ये जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल ही रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के। क्लियर? तो वर्क डन जीरो कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं है सरफेस के अलोंग, और वो कब नहीं होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मल टू द कंडक्टर हो। क्लियर? तो दिस इज द पॉइंट और रीजन जिसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट से। क्लियर? सो नाउ कुछ एग्जांपल्स हम लेने वाले हैं, द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम्स। तो अलग अलग चार्जेस का सिस्टम लेंगे और उसमें ईपीएस को हम ड्रॉ करके चेक करेंगे। तो इस पर्टिकुलर फर्स्ट पॉइंट लेते हैं इसका, फॉर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, कि अगर हमारे पास में एक पॉइंट चार्ज है और वो पॉइंट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो उस सिचुएशन में हम इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो V की वैल्यू मैंने अभी बताई थी, इट इज KQ/R। तो R जहां जहां सेम होगा वहां वहां पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी इस पर्टिकुलर केस के लिए, और पोटेंशियल की वैल्यू सेम है तो यहाँ ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनेंगे जहां अलग अलग पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं ये एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं जो हम यहाँ पर एक चार्ज के सराउंडिंग ड्रॉ कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यहाँ बताई हुई है, देखो पॉजिटिव चार्ज से आउटसाइड है, ठीक है, इट इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज परपेंडिकुलर टू दिस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सिमिलरली फॉर नेगेटिव चार्ज दैट देयर विल बी सेम कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होंगे, बट यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू -KQ/R आ जाएगी। ओके, बट R की वैल्यू तो यहाँ भी अगर सेम है, तो ऐसी सरफेस जहाँ R सेम रहता हो उसके लिए हम स्फीयर को ड्रॉ करते हैं। तो ये स्फीयर जो कॉन्सेंट्रिक है, दे आर विल बी द equipotential surfaces for the negative charge, and in this situation the electric field direction will be towards this negative charge. Clear? Only the direction of electric field will change, but EPS will remains same. Clear? So this is the second case with the negative point charge. Now the third case, when we take an electric dipole which is having the arrangement of two charges of same magnitude and opposite nature or opposite sign. So in this situation these are the electric field lines, जो solid line से बताया हुआ है वो electric field lines को represent कर रहा है, और जो dash line से बताया हुआ है वो equipotential surfaces को represent कर रहा है। क्लियर? अब देखो इस पर्टिकुलर दो चार्जेस के सिस्टम में यहाँ अगर मैं एक मिड पॉइंट पर बात करूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव के लिए भी इस डायरेक्शन में होगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे वो इस रीजन में ऐड हो रहे होंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ कंसिडर करूं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में होगा और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में होगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, एक दूसरे को कम करेंगे, एक इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना वो सब्ट्रैक्शन होगा, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एडिशन हो रहा है मिड वाले रीजन में। तो यहाँ इस पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। यानी अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए बात करूं तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, और यहाँ भी सेम वे में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है, देखो यहाँ ये क्लोज टुगेदर है इस रीजन में और इस रीजन में, ठीक है, दे आर क्लोज टुगेदर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, और इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है।
तो यहाँ पर देखो इस सिचुएशन में यहाँ ये क्लोज टुगेदर है, the electric equipotential surfaces are close to each other. Here also they are close to each other, but in this region they are far apart, and in this region also they are far apart. So the reason क्यों है यहाँ close together, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, और अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है वहाँ ये सरफेसेस क्लोज हो जाती है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम है, इसीलिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फार अपार्ट है। क्लियर? तो ये रीजन आपको समझ में आना चाहिए, और ये कैसे ड्रॉ करते हैं इसको ड्रॉ करना आना चाहिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट फोर्थ केस, जहां हम, अच्छा इस केस को हम, जो ये केस है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, इसको हम ये भी कह सकते हैं टू इक्वल चार्जेस एंड अपोजिट नेचर। दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट उनका नेचर है या अपोजिट साइन है। क्लियर? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट वन स्लाइड इज इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। अब हम यहाँ पॉजिटिव चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस के केस में क्या होगा, देखो ये अगेन सॉलिड लाइंस जो है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो डॉटेड है ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को बता रहा है। क्लियर? डैश लाइन से अपन ने जो ड्रॉ किया है। तो इन दिस सिचुएशन ऑल्सो, अगर सपोज आई टेक अ पर्टिकुलर हियर इन दिस पर्टिकुलर रीजन, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विल बी left hand side, and this one charge, and for this one charge the electric field will be in this direction. तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप कैलकुलेट करोगे तो इस बीच वाले रीजन में, इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सब्ट्रैक्ट होंगे, जबकि अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करूं इस रीजन में, तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, और इस रीजन में अगर मैं एक पॉइंट कंसिडर करूं तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस के कारण राइट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ एडिशन होगा इन दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का, जबकि यहाँ क्या हो रहा था, सब्ट्रैक्शन हो रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में थे। तो in this situation again we can say that in this particular region the electric field will be weak, and in this region the electric field will be strong. So what will happen, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज आ जाती है, they are close together in this region also, और यहाँ पर ये फार अपार्ट हो जाती है। ठीक है? they are here in this region they are far apart. Clear? So why they are far apart? Because electric field is weak. And why they are close together in this region? Because the electric field is strong there. Clear? Similarly, we can draw the equipotential surfaces and electric field lines for the टू नेगेटिव चार्जेस। अगर हमें नेगेटिव चार्जेस गिवन हो तो ईपीएस तो यही रहेगी, ईपीएस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नहीं बदलेगी, केवल ये एरोज जो होंगे ना वो नेगेटिव इनवर्ड हो जाएंगे नेगेटिव चार्जेस के लिए। क्लियर? बाकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का नेचर सेम रहेगा। तो ये फिफ्थ पॉइंट भी हम इसमें नोट कर सकते हैं कि अगर इक्वल नेगेटिव चार्जेस हैं तो सिचुएशन में ईपीएस जो है वो सेम रहती है, और ये जो एरोज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के वो इनवर्ड हो जाएंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है या उसकी लाइंस ऑफ फोर्सेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन से शो होता है। ठीक है? पैरेलल इक्विडिस्टेंट एरोज जो बनाते हैं हम, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिफॉर्म होने को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अब अगर ये यूनिफॉर्म है तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम यहाँ अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाए तो ये पैरेलल इस तरह के प्लेन्स होंगे जिनको हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कह सकते हैं। क्लियर? अब क्या होगा, देखो इस रीजन से इस रीजन में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो वैसे हर पॉइंट पर सेम है, लेकिन यहाँ ये जो पर्टिकुलर सरफेसेस हैं जो हम परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वो परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर अगर हम सरफेसेस बनाते हैं तो वो इस तरह की पैरेलल प्लेन्स बनते हैं जिनको हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कह सकते हैं। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी वो इस तरह के पैरेलल प्लेन्स होंगे। क्लियर? तो कई बार 1-2 मार्क में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको एक किसी गिवन चार्ज के सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करना है, तो इन पर्टिकुलर केसेस की हेल्प से हम उनको ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? अब एक एग्जांपल हमने पीछे इसको
स्किप किया था उस एग्जाम्पल को हम लेते हैं वापस। तो देखो ये एग्जाम्पल क्या है इस पर्टिकुलर स्लाइड में कि देयर आर 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, लाइज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की देखो वैल्यू गिवन है आपको 5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम एज शोन इन द फिगर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो आपको ए और सी पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना है। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी हमने डिस्कस किया था कि जो पैरेलल प्लेन्स होते हैं परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो प्लेन्स हैं उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो यहाँ पॉइंट बी और पॉइंट सी उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई करेगा, तो उस सिचुएशन में यहाँ इन दोनों पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। क्लियर? तो यही पॉइंट हम यहाँ कह रहे हैं। देखो पॉइंट बी एंड सी लाइज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो वी बी इक्वल्स टू वी सी, यानी बी और सी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है। तो इन दिस सिचुएशन अगर हम कहें कि ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस और कहें कि ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो सेम होगा क्योंकि बी और सी पॉइंट्स के पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। तो ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और बी ए सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होगी। तो हमें अगर ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो हम उसको ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। दोनों इक्वल होंगे क्योंकि सी और बी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस ए सी और ए बी का सेम आएगा। सिंपल सा है। क्लियर? अब उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस डीवी क्या हो जाएगा, ई इंटू डी आर विद नेगेटिव साइन। क्लियर? नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ डी आर की वैल्यू हम क्या कह रहे हैं, डी एक्स ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास केवल एक एक्स एक्सिस ही है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो गिवन है अपने को। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही ले रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर डी एक्स या डेल्टा एक्स सिंबल यूज ले रहे हैं। अगर मान लो आपको एक जनरल कोई पॉइंट गिवन होता, किसी पर्टिकुलर जनरल 3D स्पेस में जाना होता, तो हम उस सिचुएशन में इस डी एक्स को डी आर लिखते। But अभी in this case we are having only one direction from A to B, so we are using here dx. Clear? In this situation also you will get this value of E is given, which is 5 × 10⁻³ तो 5 × 10⁻³ न्यूटन पर गुलाम, and delta x is what, 4 × 10⁻²। ठीक है, डेल्टा एक्स इज वॉट, 4 इंटू, कैसा है 4, देखो दिस इज 5, दिस इज 3, सो दिस विल बी 4। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको कैलकुलेट करते हो इस साइड ए बी को, देन इट विल बी 4, एंड सिंस इट इज इन सेंटीमीटर, since this is in centimeter, so in this situation centimeter is converted into meter, so 10⁻² का यहाँ एक फैक्टर आया है। क्लियर? तो 5 3, अगर ये 5 हाइपोटेनियस है, 3 अगर इसका परपेंडिकुलर बेस है, तो परपेंडिकुलर जो होगा वो 4 आएगा। इसको पाइथागोरस थ्योरम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो हेयर अगर हमें E और डेल्टा एक्स की वैल्यू गिवन है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करके जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस का, दैट विल बी -200 वोल्ट। क्लियर? इट इज -200 वोल्ट। क्यों है नेगेटिव? क्योंकि देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट ए और इस पर्टिकुलर पॉइंट बी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो वो डिक्रीज होने को ये नेगेटिव साइन यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो आई होप जो आज हमने 2 टॉपिक्स किए अलोंग विद द एग्जांपल, इस एग्जांपल में देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस की भी प्रॉपर्टी यूज आ रही है, और ये जो रिलेशन हमने किया था पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये भी यूज आ रहा है। तो ये जो 2 टॉपिक किए, उन दोनों टॉपिक्स का जो कंबाइंड न्यूमेरिकल में कह सकता हूँ वो ये न्यूमेरिकल है। तो आज हमने जो भी किया उसको हम वापस सम अप कर देते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। उस रिलेशन को हमने एक डायग्राम की हेल्प से डिराइव किया, एंड दैट रिलेशन इज E इक्वल्स टू -dV/dr, यानी नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी से इसकी नई यूनिट आती है वोल्ट पर मीटर।
क्लियर। नेक्स्ट हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बात की और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की कुछ प्रॉपर्टीज की। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस जिस पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है, वर्क डन जहां चार्ज को मूव करने में जीरो करना पड़ता है, उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस की हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ऐसी कुछ हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ले रहे थे। सिमिलरली जो नेक्स्ट हमने कुछ पर्टिकुलर चार्ज के सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ किया कि पॉजिटिव चार्ज के लिए ईपीएस कैसी होगी, नेगेटिव चार्ज के लिए कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं अगर केवल ईपीएस की बात करें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेते हो तो उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम और नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमें दो चार्जेस के सिस्टम गिवन है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है, तो हमने देखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं होते। उस समय सर्कल्स के बीच का जो गैप है वो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वहां पर वो गैप कम हो जाता है जहाँ वो ऐड हो रहे होते हैं, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, जहां सब्ट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के सर्कल्स होंगे या स्फीयर्स होंगे वो एक दूसरे से फार अपार्ट चले जाएंगे। और सेम केस हमने दो पॉजिटिव चार्जेस के लिए किया, दो नेगेटिव का मैंने एक्सप्लेन कर दिया उसी पॉजिटिव के लिए कि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बदलती है, यानी एरोस की डायरेक्शन बदलेगी, बाकी ईपीएस की वैल्यू सेम रहेगी। और जो लास्ट हमने किया कि कैसे हम एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को पैरेलल प्लेन्स से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप रिवाइंड करके इस लेक्चर को वापस रिपीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड बाय।